राहुल गांधी के खिलाफ जो सब्सटेंटिव मोशन लाने की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे, उसमें कुछ दम है? बकवास है, कुछ नहीं होगा। अल्लाह के दिखाएं। देश की जनता ने 400 से तो 220 पे ला दिया था। मैं तो चाहता हूं ऐसी गलती करके दिखा दें। 240 पे आ गए, 240 पे आ गए ना। 400 से 400 कर रहे थे ना, 240 पे आ गए ना, तो अब के 140 भी नहीं रहेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हुई वो किसी से छुपी नहीं है। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को खत भी लिखा था कि ये मेरा मसला नहीं है, ये दानिश अली का मामला नहीं है। इस सरकार में वरिष्ठ नेता सब हैं, जानते हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सब के। जानते हैं कि बेचारे वो क्या, मेरी उनके साथ सिंपैथी है कि वो अपना नहीं, लेकिन एक फिर भी उन्होंने सदस्यता तो दिखाई थी। नहीं, वो दिखाई थी, लेकिन उससे क्या, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई ना। अच्छा, आप स्पीकर से मिले थे इस मसले पर? हाउस चल रहा होता है और बाहर आकर के बाइट देते हैं। जो आपने बात कही कि आग में घी बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं डालते, ऐसा डालते कि पूरा सेशन ही जो है वो ना चले। निशिकांत दुबे को रोज फ्लोर दे दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी तक, सबके कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए। कांग्रेस नेतृत्व की भी कोई जिम्मेदारी है अपने नेताओं को संभाल कर रखने की, या जो जहां जा रहे हैं जाने दो? ये नौबती क्यों आती है कि चुनाव के टाइम लोग पार्टी छोड़ें? बड़ा कॉज जो है, बड़ी लड़ाई राहुल गांधी जो लड़ रहे हैं, आप उस लड़ाई के साथ हैं या आप अपने इंडिविजुअल अहम और इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति कर रहे हैं? मेरा मानना यह है, आज की डेट में मेरे जैसा व्यक्ति राहुल गांधी जी जिस कॉज को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कॉज के साथ हम हैं। आज कांग्रेस के पास बड़े नाम का या ऐसा कोई पैन इंडिया मुस्लिम लीडर नहीं है जिसके बारे में वही कि जो जमात को जोड़ सके। इस तरफ पार्टी क्यों नहीं ध्यान दे रही? वहाँ क्या है कि इतना स्पेस दे दिया जाता है लोगों को। बीजेपी नहीं है, वो आरएसएस नहीं है कि पर्ची निकलेगी तो ही पता चलेगा कि कौन संसद चालक होगा। जो मोदी जी ने कह दिया वो बीजेपी में फाइनल है, जो भागवत जी ने कह दिया वो संघ में फाइनल है। सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। इसीलिए वहाँ ये भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक खास मेहमान से रूबरू हैं। मुद्दा भी बहुत ही संवेदनशील है। हाल ही में पार्लियामेंट का सेशन अब का एक दौर पूरा हुआ है बजट सत्र का, और अभी 9 मार्च से फिर अगला उसका जो है चरण शुरू होगा। तो संसद के भीतर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस तरह भाषा का और संवाद का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सांसद एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेता जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें संसदीय और संसदीय का फर्क मिट गया है और कोई कुछ भी बोल रहा है। कई बार चेयर की तरफ से कुछ लोगों को रोका जाता है, कभी नहीं भी रोका जाता है। अजीब सी स्थिति है। इन सब सारे मसलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद, कांग्रेस नेता दानिश अली साहब। दानिश अली साहब वो शख्सियत हैं जो मुझे लगता है पिछली जो लोकसभा थी उसमें संसद के भीतर इस तरह की जो अभद्र और गंदी शब्दावली है उसका शिकार हुए थे। इसलिए हमने अपने कार्यक्रम में दानिश अली साहब को बुलाया है। दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानिश भाई, ये बताइए, जो संसद जो है देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और माना जाता है कि संसद के भीतर जो डायलॉग होगा, जो बहस होगी, जो विचार होगा, उसको पूरा देश सुनता है। और अब तो लाइव टेलीकास्ट का ज़माना है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो उसमें उसका एक स्तर, एक उसमें भाषा की मर्यादा, विषय की गरिमा, गंभीरता, ये मेंटेन होनी चाहिए। एक दौर था जब संसद के भीतर बड़ी शानदार बहसें हुआ करती थी। जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में डॉक्टर लोहिया, मधुलिमय, इंदिरा जी, चंद्रशेखर जी, एक से एक दिग्गज नेता हुआ करते थे। हमारे तमाम वामपंथी नेता थे, इवन अटल जी। तो हम लोग भी कवर करते थे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन लगातार संसद के भीतर जिस तरह की बहस और चर्चा हो रही है
और जिसमें शब्दों और भाषा की मर्यादा टूट रही है, आप एक सांसद के नाते सबसे पहले तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप वाले मसले पर तो मैं उसके बाद आऊँगा। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम दुनिया में अपने आप को कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन लोकतंत्र के उस मंदिर के अंदर जिस तरीके की गिरावट पिछले एक दशक में देखने को मिली है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ। और गिरावट केवल पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, जिस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं, वो गिरावट पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक आ चुकी है। पहले तो गली कूचे में लोग इस तरीके की भाषा का उपयोग करते थे, अब तो पार्लियामेंट में बैठने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले, मैं अभी आ रहा था, अभी मैं देख रहा था 2-3 केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर टाइमलाइन, किस तरीके की भाषा का प्रयोग वो ट्विटर हैंडल पर कर रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। मतलब कमाल है। और देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस तरीके की शब्दावली का लगातार प्रयोग होता रहा तो लोगों का वैसे ही लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है। जिस तरीके के वोट चोरी और दूसरे इश्यूज जनता के दिमाग में जा रहे हैं, और फिर जब वो पार्लियामेंट की बहस देखती है आम जनता, तो वो सोचती है यार हम कैसे लोगों को चुन के भेज रहे हैं, इस लोकतंत्र का क्या फायदा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति भी एक लोगों का विश्वास या बिल्कुल सम्मान कम होता है, ये सबसे बड़ा खतरा है। ये खतरनाक स्थिति ये खतरनाक स्थिति है कि ये वही उसी सोच के लोग इस चीज को, इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने में लगे हुए हैं कि लोगों का विश्वास ही उठ जाए। और देखिए, पार्लियामेंट जो है वो केवल एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस के ऊपर मोहर लगाने के लिए तो संसद नहीं बनी है। संसद बनी है व्यापक चर्चा के लिए, बहस के लिए, और कोई भी वहां चुन के जाता है, जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पक्ष भी विपक्ष भी। अगर संविधान में ये प्रावधान नहीं किया गया होता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो फिर तो ठीक था, डायरेक्ट चुनाव होता, जो प्रधानमंत्री फैसला कर लेते तो जरूरत ही क्या थी भाई। धीरे धीरे पहले तो कैबिनेट की जो सामूहिक जिम्मेदारी थी वो खत्म कर दी है। अब कोई नहीं चर्चा करता कि कैबिनेट की सामूहिक, अब धीरे धीरे पार्लियामेंट का रिलेवेंस खत्म होता जा रहा है। अगर कोई भी चीज है पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल पूछने का, और सत्ता पक्ष का काम है वो जवाब देने का, ना कि वहां पर गाली गलौज करने का। आप देश के पहले प्रधानमंत्री का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, लाइव होता है, पूरी दुनिया देख रही है, और ऐसे में सदस्य को अलाउ किया जाता है, बार बार अलाउ किया जाता है। और अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई सवाल खड़ा करते हैं, सरकार से कुछ पूछते हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, तो क्या मतलब रह गया। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि पिछले एक दशक से ये स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है, इसका मतलब ये है कि जब से ये सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आई, तब से ये सार्वजनिक विमर्श ज़्यादा बिगड़ा, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है? लोग तो वही हैं जो लोकसभा में, विधानसभा में चुन करके आए हैं वहाँ से, तो अचानक इस तरह का विमर्श जो है, क्या कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कोई संवादहीनता भी है? पहले चीज़ें सुलझ जाती थी आपस में बात करके, अब वो स्थिति क्यों नहीं होती है? देखिए, जब आपने कोई एक पक्ष ये मान ले कि हमारा लीडर जो है
इन सब चीज से ऊपर है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कोई मैटर ही नहीं करती। ही इज अबव एनी अकाउंटेबिलिटी। और माफ कीजिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, कि बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है वहां सत्ता पक्ष में। स्पीकर जो है वो इतना असहाय महसूस करते हैं अपने आप को। स्पीकर तो पूरे सदन के हैं। अब यही तो बदकिस्मती है इस पार्लियामेंट की पिछले 6-7 साल से, कि स्पीकर जो होता है वो सबका होता है, वो सारा सदन उसकी ताकत सारा सदन उसकी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां डिक्टेट लेना पड़ रहा है। यहां स्पीकर को बाकायदे, आप देखिए, खाली स्पीकर ही नहीं, आपने देखा कैसे उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा हुआ। जब उन्होंने, मैं कोई उनके कार्यकाल की प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन जब उन्होंने जरा सा ये दिखाने का, जब उनका अंदर का किसान जागा और उनका नहीं, मेरी भी कोई हैसियत है, तो रातों रात किस तरीके से बिना विदाई समारोह के वो तो कहते घर का रास्ता दिखा दिया। वो तो कहते हैं उनकी सेहत ठीक नहीं थी इसलिए इस्तीफा दिया उन्होंने। इसीलिए सारे कार्यक्रम आजकल वो अटेंड कर रहे हैं, रोज घूम रहे हैं, सेहत अच्छी हो गई। इतनी सेहत थी, तो ये तो सब जानते हैं। आपका जो प्रकरण हुआ था जिसमें आपके खिलाफ एक बहुत ही खराब शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, खराब विशेषण का इस्तेमाल हुआ, और आपने के साथ ही साथ पूरे विपक्ष ने उस पर विरोध व्यक्त किया था, फिर वो मामला प्रिविलेज कमेटी में भी गया था, तो उसका हुआ क्या फिर उसके बाद? वो पहला टेस्टिंग केस था। पूरी दुनिया के सामने हमारे देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। पूरी दुनिया में जो छीछा हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हुई, वो किसी से छुपी नहीं है। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को खत भी लिखा था कि ये मेरा मसला नहीं है, ये दानिश अली का मामला नहीं है, कि ये दानिश अली को जिन लोगों ने चुन के भेजा है, मैं 18 लाख वोटर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मुझे गाली दी गई है तो वो 18 लाख वोटर्स को गाली दी गई है। इस देश के सदन में गाली दी गई है तो इस देश के लोकतंत्र को गाली दी गई है। लेकिन नो हीड, उल्टा बजाय कोई कार्रवाई, ना तो उनकी पार्टी ने कोई कार्रवाई की, ना उनकी पार्टी ने स्पीकर को, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, ये अख्तियारात दिए कि उस पर कोई कार्रवाई हो जाए, बल्कि रमेश बिदूड़ी को प्रोटेक्ट करने का काम। लेकिन राजनाथ जी ने तो खड़े होकर खेद प्रकट किया था शायद हाउस के अंदर। देखिए, अब राजनाथ जी की विचारों की क्या हैसियत है इस सरकार में, वरिष्ठ नेता सब जानते हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सब जानते हैं कि बेचारे वो क्या, मेरी उनके साथ सिंपैथी है कि वो अपना नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सदस्यता तो दिखाई थी। नहीं, वो दिखाई थी, लेकिन उससे क्या, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई ना। अच्छा, आप स्पीकर से मिले थे इस मसले पर? पहले तो स्पीकर ने टाइम ही नहीं दिया था मुझे मिलने का। वो तो जब इतना मामला, इतना कंट्रोवर्सी हुई, तब मेरा खत लिया गया। लेकिन मैंने कहा ना, स्पीकर देखिए, ये पॉलिटिकल विल से होता है कि जो शीर्ष नेतृत्व, स्पीकर भी तो उसी दल के सदस्य हैं ना, ये ट्रेनिंग से होता है जी, उसी लेबोरेटरी से वो आए हैं। लेकिन फिर उनका टिकट उसी लेबोरेटरी से सब आए हैं। उनका टिकट तो काट दिया गया बिधूड़ी का, है टिकट तो काट दिया गया 2024 में। अगर स्पीकर कार्रवाई कर लेते तो उनका टिकट कट जाता। ये तो वो तो टिकट बचाने की बात थी, क्या करें। अभी हाल में जिस तरह बजट सेशन में राष्ट्रपति के भाषण के दौरान जब राहुल गांधी जी ने नरवणे जी का, कि जनरल नरवणे की किताब का मुद्दा उठाया, तो उसके जवाब में निशिकांत दुबे कुछ किताबें लेके आ गए। वो किताबें जो प्रतिबंधित हैं, जिन पर बहुत सारा वो है,
देखिए निशिकांत दुबे तो आपके तो सहयोगी साथी रहे हैं। निशिकांत दुबे जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है इस मामले में। लेकिन लोकसभा में तो आपके साथी हैं। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, मेरी एक लोकसभा के एक पुराने साथी होने के नाते मेरी उनको एक राय है कि देखो ये बीजेपी ना इस्तेमाल करना जानती है। हम जानते हैं कि आप कॉरपोरेट के लिए लॉबिंग करने के लिए आप सदन में आए थे और आपका इस्तेमाल वो कर रहे हैं जब तक इस्तेमाल है। कब आपको धनकड़ वतन बना दिया जाएगा कुछ पता नहीं। फिलहाल तो अभी वो सबसे आंखों के तारे हैं सत्ता पक्ष की, और हर चीज़ उन्हीं के जरिए होती है। चाहे राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंशियल मोशन लाने की बात हो, जो सब्सटेंटिव मोशन है वो भी वही ला रहे हैं, वो उन्होंने मूव किया है। तो सब्सटेंटिव मोशन में वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म की जाए और उनको चुनाव लड़ने के लिए हमेशा के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाए। देखिए कोई नया काम नहीं है। महुआ मोइत्रा का केस भी उन्हीं के जरिए आया था। मैं उस कमेटी में था जिस कमेटी ने वो केस सुना था। मैं एथिक्स कमेटी का मेंबर था। आप लोगों ने बायकॉट भी किया था उसका? हम लोगों ने बायकॉट भी किया, हमने उसका विरोध भी किया, सब कुछ किया। लेकिन देखिए मेजॉरिटी, ये लोकतंत्र हमारा बड़ा खूबसूरत, लेकिन मेजॉरिटी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर केवल मेजॉरिटी से ही देश चले फिर तो विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की से होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही है आपके पास मेजॉरिटी है, आप तो किसी को भी सदन से निकाल सकते हो भाई। अगर सिर्फ आपको मेजॉरिटी का नशा चढ़ जाए तो पिछली बार आपने महुआ मोइत्रा को निकाला, आप किसी और को भी निकाल दीजिए। आपने पहले कोर्ट फर्जी केस करवा के राहुल गांधी जी की सदस्यता ली, अब की बार आप वहां से ली। लेकिन जनता नहीं मानने वाली, जनता ने जवाब दिया आपको। लेकिन आप जो हैं मेजॉरिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं तो ये जिम्मेदारी हाउस के अंदर ऑर्डर रहे, व्यवस्था रहे, भाषा की मर्यादा रहे, सदन ठीक से चले, ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? ये देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम सत्ता पक्ष करता है। हाउस चलाने का काम सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। हम जब सदस्य थे जब भी, और नहीं थे तब से भी हमें जानकारियाँ हैं। आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद जी, आपने कितना लंबा कैरियर आपका है पार्लियामेंट को कवर करते हुए। पहले ये होता था कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता था, जो सीनियर लीडर्स होते थे, वो ऑपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेट किया करते थे। यहाँ तो किसी की हैसियत नहीं है कि फ़ोन पे बात कर ले किसी भी पक्ष वाले से। अगर बात कर लिया तो समझो उसकी नौकरी चली जाएगी अगले दिन। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो अटल जी ने मदन लाल खुराना को, पहली बार की बात बता रहा हूँ, संसदीय कार्य मंत्री बनाया और उनको गुलाम नबी आज़ाद साहब से मिलने के लिए भेजा। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने खुद इसका खुलासा किया था एक कार्यक्रम में जब अटल जी की श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, और कहा कि उनसे सीख के आइए कि संसद कैसे चलाई जाती है। तो एक दौर वो था। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो पानी डालने की बजाय उसमें तेल और डाल देते हैं, या उनका कितना संवाद रहता है सत्ता विपक्ष के साथ। भाई आप इस बात से देख लीजिए कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं पिछले 10 साल 11 साल में, आप सबका रिकॉर्ड देख लीजिए, और जो मौजूदा हैं उनका तो खैर एकदम पिछले 1.5 साल में एकदम, अगर वो तो हाउस चल रहा होता है और बाहर आकर के बाइट देते हैं। जो आपने बात कही कि आग में घी बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं डालते, ऐसा डालते कि पूरा सेशन ही जो है वो ना चले। और मतलब आप ये देखिए, कभी इतिहास में हुआ था ऐसा कि 150 MPs एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। मैं भी सस्पेंड हुआ था उसमें। मैंने पूछा भी मुझे क्यों करा, मैं तो वहां था भी नहीं उस वक्त हाउस में ना कोई कहना। अरे बस सब हो गया। उसमें एक सदस्य ऐसे भी थे
जो मतलब अपने यहाँ साउथ के स्टेट के, आंध्रा के थे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे और वो भी सस्पेंड हो गए। बाद में जब उनका ट्वीट आया, उनकी फोटो आई, सब कुछ गया, हाय उल्ला हुआ, तब अगले दिन जाकर जो है लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कोरिजेंडम निकाला, नहीं ये गलती से हो गया। तो जब सरकार, पार्लियामेंट चलाने की मंशा सरकार ऐसी रखती हो कि विपक्ष की आवाज को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो कहां मतलब ये इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो सब्सटेंटिव मोशन लाने की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे, उसमें कुछ दम है? ये बकवास है, कुछ नहीं होगा, अल्लाह के दिखाएं। देश की जनता ने 400 से तो 220 पे ला दिया था, मैं तो चाहता हूं ऐसी गलती करके दिखा दें। ये 240 पे आ गए, 240 पे आ गए ना, 400 से 400 कर रहे थे ना, 240 पे आ गए ना, तो अब के 140 भी नहीं रहेंगे। कई बार विपक्ष का भी जो तरीका होता है वो भी तो ठीक नहीं होता है। लगता है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उनकी बजाय वो हंगामा हल्ला मचा के और सदन को स्थगित करवा के सरकार को ही पैसेज दे देता है। सरकार को तो बिना डिबेट के बिल पास कराने में सुविधा हो जाती है, ध्वनिमति से पास करा देते हैं, वॉइस वोट से। तो विपक्ष की तो जिम्मेदारी है कि हाउस चले। अब आप एक बात देखिए विनोद भाई, राष्ट्रपति का अभिभाषण एक ऐसा आइटम होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में, लोकसभा के अंदर, जिस विषय पर आप कोई भी बात जो उस अभिभाषण से जुड़े हुए कोई भी बात रख सकते हैं, लार्जर कैनवस में एक वही चीज होती है। और राहुल गांधी जी ने इस सेशन के अंदर जो बात उठाई वो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई थी। और कोई ऐसी बात, वो किताब सब जगह घूम रही थी, सबको पता था, कई बार अखबारों में छप चुका है, मैगजीन में छप चुका है वो उनका जनरल नरवाने जी का कोट, लेकिन किताब तो नहीं छपी। लेकिन देखिए अब क्या है, उसी को तो वो कहे भाई ये तो आप कहते थे ना। अच्छा एक बात सुनिए, आपने पिछले सेशन में भी, अगर आप पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, पिछले सेशन में भी राहुल गांधी जी के पूरे भाषण को आपने रिकॉर्ड से निकाल दिया था। भाई क्या हो गया था ऐसा, जो राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे भाई बोलने देते उनको, आपको रिकॉर्ड से ही बाहर निकालना था, रिकॉर्ड से बाहर निकाल देते। यानी कि वो इतना अहम बात थी कि मोदी जी की का असली जो ऑरा था वो ध्वस्त हो रहा था राहुल गांधी जी के वो बात वहां कोट करने से। इसलिए पूरा सत्ता पक्ष जो है खड़ा हो गया और वो सेशन पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे भी या स्पीकर चेयर ये बताएगी कि आपको ये बोलना ये नहीं बोलना। मतलब विपक्ष के लिए तो रूल्स हैं, सत्ता पक्ष के लिए कोई रूल नहीं। निशिकांत दुबे का रोज जो है 0 आवर आ जाएगा, निशिकांत दुबे को रोज फ्लोर दे दिया जाएगा विपक्ष को गाली देने के लिए, निशिकांत दुबे को रोज फ्लोर दे दिया जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी तक सबके कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए। क्या है ये? तो फिर तो भाई आपको विपक्ष भी अपना, ये ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की केवल महिलाओं ने खाली चूड़ियां पहन रखी हैं। नहीं, लेकिन वो तो अशोभनीय घटना हो सकती थी अगर प्रधानमंत्री जाते और महिलाएं वहां पर कोई उनके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन ले लेती, जैसा कि स्पीकर साहब ने कहा। स्पीकर साहब ने हाउस में कहा ना भाई, यही तो मतलब वो कोई चीज दिखाए ना स्पीकर साहब को, कहां से वो सुगंध आ गई। अब मैंने इसीलिए कहा कि स्पीकर साहब के हाथ बंधे में, स्पीकर साहब बहुत प्रेशर में हैं बेचारे। उनसे ये कहलवाया गया मोदी जी के क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री जवाब देने से भाग गए, सदन में आए नहीं, सदन का सामना नहीं कर पाए। राज्यसभा में तो आए, वो राज्यसभा में बोले भी। लोकसभा में क्यों नहीं आए? लोकसभा में क्यों नहीं आए वो? कुछ भी अशोभनीय हो सकता क्या है? अच्छा ये कौन सा है? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद जी, इससे ज्यादा विपक्ष ने हंगामे किए हैं लोकसभा में। जब तेलंगाना का सवाल था, आंध्रा का बंटवारा था,
मनमोहन सिंह जी के भाषण की, प्रेसिडेंशियल एड्रेस की डिबेट का रिप्लाई आप देख लीजिए, वो वीडियो वो तो मैं है। था उसमें, हाउस में आप थे हम हाउस लोग। में थे उस वक्त, हम लोग हाउस हैं? में थे, सारे विपक्ष के लोग से। जो है प्रधानमंत्री को घेरे खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे हैं। तो आप तो सारे दृश्य दरअसल देखे हैं हम अंदर लोगों से आप इतने डरपोक हैं कि आप सवालों का सामना नहीं करना चाहते वन वे। इसीलिए आज तक प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्योंकि सवाल पूछ लिया जाएगा प्रधानमंत्री जी से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 to 1 करेंगे खाली एडवांस में जो स्क्रिप्ट भेज के। अच्छा ये बताइए, जो आप तो सांसद रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक में सारी चीज़ें तय हो जाती हैं कि सदन ऐसे चलेगा, और उसके बाद फिर उसका वायलेशन कैसे हो जाता है? सारे दल उसमें मान जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक मोटा मोटा, क्योंकि मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसे मैं पूछा, हाँ। सदस्य रहा हूँ, एक मोटा मोटा तय होता है भाई क्या क्या आइटम्स लिए जाएंगे, टाइम अलॉट होता है, इतने घंटे चर्चा इस पे, इतने घंटे चर्चा इस पे। लेकिन अब जब सरकार ही पीछे भाग जाए उससे, तो आप क्या करोगे? जब सरकार, सत्ता पक्ष के लोग ही हंगामा करने लगे, भाई विपक्ष का काम है सरकार को अकाउंटेबल करना, ये मैंडेट मिला है भाई हमें। अगर हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर काहे के लिए? खाली एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, मोहर लगाने के लिए थोड़ी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट चर्चा करने के लिए है। पार्लियामेंट जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन दानिश भाई, विपक्ष की भी एकता कई बार विभाजित दिखाई पड़ती है। जैसे अभी स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मसला था, अब तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को अलग से अलग कर लिया, समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई रुख तय नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेता राहुल गांधी है, वैसे जो नेता विपक्ष हैं, वो इस पर भी तो चिंतन करना चाहिए कि आखिर कैसे विपक्ष को एकजुट एक साथ रख करके सरकार पर दबाव बनाया जा सके। नहीं, समाजवादी पार्टी तो उसमें सिग्नेटरी है, जो स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन हाँ, तृणमूल कांग्रेस, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और वहाँ चुनाव भी है। तो इसलिए जो है तृणमूल कांग्रेस का ये कोई पहली बार नहीं है। जब धनखड़ साहब वहाँ राज्यपाल थे तो खूब झगड़ा होता था, और जब धनखड़ साहब चुनाव लड़ने आए तो पूरा विपक्ष एक तरफ था, और तृणमूल कांग्रेस ने जा करके जगदीप धनखड़ जी को समर्थन किया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है। उनकी खिचड़ी अलग पकती है तृणमूल कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की संवादहीनता भी इसको कहा जा सकता है। ये विफलता तो विपक्ष के बड़े दल की मानी जाएगी, सबको साथ न ले चलने की। अब देखिए, ये सारी जिम्मेदारी जो है केवल सबसे बड़े दल की नहीं, सबकी है। सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। छोटे छोटे चीज़ों के लिए कंप्रोमाइज़ अगर आप करेंगे तो वो ठीक नहीं है। अकेले राहुल गांधी थोड़ी जो है हर चीज़ के लिए। अगर संसद से बाहर निकल के थोड़ा कांग्रेस की राजनीति पर एक दो सवाल आपसे पूछ लूँ। अभी हाल में ही असम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ दी, और वो बड़ा उनको मनाने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी ने उनसे बात की, खड़गे जी का भी से भी बात हुई, जितेंद्र कुमार सिंह जो हैं वो भी गए, गौरव गोगोई भी गए, और लगा कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो फिर चले गए। फाइनली उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगा। ऐसे ही कुछ और नेता कभी महाराष्ट्र में, कभी कहीं, कभी केरल में पार्टियों से पार्टी छोड़ रहे हैं अभी भी। तो कांग्रेस नेतृत्व की भी कोई जिम्मेदारी है अपने नेताओं को संभाल कर रखने की, या जो जहाँ जा रहे हैं जाने दो? ये नौबती क्यों आती है कि चुनाव के टाइम लोग पार्टी छोड़ें? अब देखिए, एक नैरेटिव ये बनाया जाता है कि गांधी फैमिली, राहुल गांधी जी लोगों से मिलते नहीं, बात नहीं करते। आपने खुद ही अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि जो मिस्टर बोरा आसाम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनसे राहुल जी ने भी बात की, उनसे खड़गे साहब ने भी बात की, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बात की, पूरी लीडरशिप ने बात की, लेकिन वो फिर भी चले गए। तो ये नैरेटिव तो खत्म होना चाहिए कि कांग्रेस आला कमान जो है अपने नेताओं से संपर्क में नहीं रहता, बात नहीं करता।
ये नहीं, पहले जब बात करने की कोशिश की, अब तो लास्ट में जब लेकिन उन्होंने वहां बात कर ली होगी। देखिए ये जिसको जाना होता है तो वो स्क्रिप्ट लिखता है, वहां से स्क्रिप्ट आती है। अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश छोड़ करके। अब देखिए मतलब नसीम भाई ने ऐसा कुछ पार्टी की लीडरशिप के बारे में उनका कुछ शिकायतें लोकल लेवल पे मतलब संगठन के लेवल पर रही हैं, जो पार्टी आला कमान के संज्ञान में चीज़ें हैं। देखिए लेकिन ये हो सकता है इंडिविजुअली आपको कोई तकलीफ हो कहीं ना, लेकिन आप अगर सच में कांग्रेस के इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अगर राहुल गांधी के इस संघर्ष में आप अगर दिल से साथ हैं तो छोटी मोटी चीजों को दरकिनार करना चाहिए। मेरी नसीम भाई को यही सलाह। हो सकता है जो पार्टी के अंदर और बहुत लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें भी आपस में शिकायतें रहती हैं, हो सकता है मुझे भी कोई शिकायत हो लोकल लेवल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। बड़ा गोल के लिए, बड़ा कॉज जो है, बड़ी लड़ाई राहुल गांधी जो लड़ रहे हैं, आप उस लड़ाई के साथ हैं या आप अपने इंडिविजुअल अहम और इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति कर रहे हैं। मेरा मानना यह है आज की डेट में मेरे जैसा व्यक्ति राहुल गांधी जी जिस कॉज को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं उस कॉज के साथ हम हैं। और मैं तो इसीलिए, आपको याद है, मैं तो जब बहुजन समाज पार्टी का सांसद था, लेकिन जब राहुल गांधी जी मणिपुर से यात्रा उन्होंने शुरू करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तब आपने छोड़ा? तब मैं उनकी यात्रा में गया, शामिल हुआ। मैं पार्टी का सदस्य था, पार्टी ने मुझे एक्सपेल नहीं किया था, लेकिन मैं कॉज के साथ हूं। और अब तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप आइडियोलॉजी से बंधे हुए कॉज के साथ हैं तो फिर छोटी मोटी चीजों को, आपने तो पहले भी कर्नाटक में भी सरकार बनवाई कांग्रेस और जेडीएस की, उसके भी सूत्रधार रहे आप तो। अरे साहब विनोद भाई, गए वो जमाने जब खलील साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। नहीं, सेकुलर ताकतों को एक करने में आपका हमेशा भूमिका रही है। एक और सवाल है कि कांग्रेस जो सबकी पार्टी मानी जाती थी एक समय, आज़ादी के बाद से देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब उसमें थे। धीरे धीरे कांग्रेस सिकुड़ती चली गई, उसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, उसका अगड़ा जनाधार चला गया बीजेपी में, उसका माइनॉरिटी जो मुस्लिम जनाधार था वो कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया। उम्मीद ये थी कि कर्नाटक के चुनाव में जो कांग्रेस जीती और लग रहा था कि अब वो फिर उसका जनाधार वापस लौटेगा, लेकिन उस तरह की कोशिश कांग्रेस करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैं उदाहरण के लिए, मैं जैसे मुसलमानों की बात करूं, अगर मैं, चूँकि आप उस जमात से आते हैं, हालांकि आप सेकुलर जहनियत के आदमी हैं, लेकिन चूँकि उस वर्ग से हैं तो उस वर्ग की बात आपसे की जा सकती है कि मुस्लिम्स हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, बाद में इधर उधर चले गए। एक जमाना था कि कांग्रेस में बड़े बड़े मुसलमान नेताओं के नाम थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, मौलाना आज़ाद के ज़माने से अगर शुरू करिए, और आखिर में सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आज़ाद, ये सब बड़े राष्ट्रीय स्तर पर नोन लोग थे। आज कांग्रेस के पास बड़े नाम का या ऐसा कोई पैन इंडिया मुस्लिम लीडर नहीं है जिसके बारे में वही कि जो जमात को जोड़ सके। इस तरफ पार्टी क्यों नहीं ध्यान दे रही है? दानिश अली जैसे व्यक्ति हैं जब साथ में हैं, इन लोगों को थोड़ा, और भी लोग हैं, उनको आगे लाया जाए, जिम्मेदारियां दी जाए तो शायद बात कुछ बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है पार्टी बिल्कुल बेपरवाह है इस तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी कंसल्ट करती है, पार्टी डिसीजन लेती है और लीडर्स हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में मुस्लिम लीडर्स हैं, लीडर हैं, लेकिन पैन इंडिया और उनके नाम जो है बड़े बड़े मुखर हैं, बड़ी बड़ी जो है जनसभाएं में लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक आपने मेरा सवाल, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ज़्यादा आजकल सीमित रहना चाहता हूँ, रह रहा हूँ। और क्योंकि वो सब, जैसा आपने कहा कि वो सब काम बहुत कर लिया और
किया है, तो इसलिए अल्टीमेटली मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ज़्यादा अपने आप को लोकल लेवल पे कन्फाइन करना चाहता हूँ। और पार्टी, देखिए क्या है कि राहुल जी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, इश्यूज की लड़ाई, आप ठीक है, आप लीडर किसी को बना के बिठा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। आपके इशू पर कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर सही काम कर रहा है, वो अहम है, वो बड़ा सवाल है कि कौन बीजेपी से लड़ रहा है, कौन जो है आपके हक की बात कर रहा है, कौन आपको न्याय दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन कई बार तो कांग्रेसी आपस में लड़ते दिखाई ज़्यादा पड़ते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया शिव कुमार लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो पार्टी लड़ते लड़ते बिल्कुल किनारे ही हो गई, राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत लड़ते रहे। ये सब जो है, कांग्रेस पार्टी एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहाँ क्या है कि इतना स्पेस दे दिया जाता है लोगों को। बीजेपी नहीं है वो आरएसएस नहीं है कि पर्ची निकलेगी तो ही पता चलेगा कि कौन संसद चालक होगा, कि पर्ची निकलेगी तभी पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री होगा, कि दिल्ली से पर्ची चली गई, वो राजनाथ सिंह जी को पता नहीं था। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, कि पर्ची में है क्या। यहां कंसल्ट किया जाता है। ये असली जो लोकतंत्र है उसमें पार्टी फैसला करती है, राय मशवरा से फैसला करती है, ऊपर से थोपा नहीं जाता। और कर्नाटक बहुत अच्छा चल रहा है, अगली बार भी वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। दोनों लोग ईमानदारी से, मेहनत से सरकार चला रहे हैं। सिद्धारमैया जी का एक्सपीरियंस, अपने डीके शिव कुमार एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ, बहुत अच्छा काम कर्नाटक में हो रहा है। हिमाचल में क्या होगा? वहाँ भी तो लड़ाई चलती है विक्रमादित्य सिंह और सुक्खू के बीच में। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ एक दूसरे, डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ वो नहीं है दानिश भाई। डेमोक्रेसी के नाम पर कब तक आप ये जो इनडिसिप्लिन है या एक दूसरे पे गुटबाजी है उसको आप वो ढकते रहेंगे? नहीं, इसको इनडिसिप्लिन नहीं। देखिए हर व्यक्ति को जो इस लेवल पे है, हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, तो ऐसा नहीं, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। चलिए आखिरी सवाल करते हैं कि बीजेपी ने तो जनरेशनल चेंज कर दिया नितिन नवीन को अध्यक्ष बना के, क्या कांग्रेस भी ऐसा कोई प्रयोग करेगी? 83 साल के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जिन्होंने ये काम किया था या जिन्होंने जो कर रहे हैं, वो मार्गदर्शक मंडल में अपने आप स्वयं कब जाएंगे? अडवाणी जी, जोशी जी को, जसवंत सिंह जी को, सबको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था कि 75 से ऊपर का कोई नहीं रहेगा। खुद मार्गदर्शक मंडल में कब जाएंगे? आपका इशारा मोदी जी की तरफ है। अरे भाई, मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि 75 के रिटायरमेंट। कितने लोगों को रिटायर किया? नहीं, अब तो भागवत जी ने भी कह दिया कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? भागवत जी को खुद भी रहना चाहता है, भागवत जी को खुद भी रहना है। तो भागवत जी और मोदी जी, मैंने कहा ना, वहाँ कोई पार्टी और कोई संगठन का मतलब, वहाँ ऊपर से बस टॉप से जो आ गया, जो मोदी जी ने कह दिया वो बीजेपी में फाइनल है, जो भागवत जी ने कह दिया वो संघ में फाइनल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ संगठन है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक दल है। इसीलिए जो आपका पहला सवाल था उसका जवाब यही है। इसीलिए ये इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। इसीलिए वहाँ ये भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। चलिए दानिश भाई जी, आपका जो कहना है, आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, इसीलिए सार्वजनिक विमर्श खराब हो रहा है। लेकिन कई बार कांग्रेस के नेता भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए, जैसे चाहे मणिशंकर अय्यर का बयान प्रधानमंत्री जी को लेकर था या बी के हरिप्रसाद का कभी था। तो उस हमाम में सब ने अपने अपने हाथ धोए हैं, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। इस नोट के साथ इस चर्चा को मैं फिलहाल विराम देता हूँ। ये थे कुंवर दानिश अली साहब, पूर्व सांसद लोकसभा, कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनसे हमने बात की। अगले हफ्ते
अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।